नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके अगर हम पिताजी की बात करें, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता, राष्ट्रीय स्तर पे एक विद्वान के रूप में अपनी छवि रखने वाले, एक प्रखर प्रवक्ता, प्रखर पत्रकार, हमारी ही बिरादरी से आने वाले स्वर्गीय प्रभात झा जी आज भले ही भारतीय जनता पार्टी और हम सबके बीच में भौतिक रूप से ना हो, लेकिन उनके किए हुए काम, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को उन्होंने गढ़ने में अपनी महती भूमिका निभाई है, संगठन को मजबूत करने में, और भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा वनवास जो रहा है उसे खत्म करने का भी काम किया है। वो तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बड़े पुत्र हैं तुस्मुल झा जी। बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। तुस्मुल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि प्रभात झा जी की लेगेसी को आगे बढ़ाना एक जिम्मेदारी मानते हैं, एक बोझ मानते हैं, या एक लाइबिलिटी मानते हैं आप इसको? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में कोई भी ऐसी लाइबिलिटी या विरासत या लेगेसी, इन शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, हर व्यक्ति की अपनी एक दौड़ है, उसकी कहाँ से उसे दौड़ शुरू करनी है और कहाँ तक उस दौड़ को जाना है, यह उस व्यक्ति की अपनी लड़ाई है, उसे खुद को तय करना है। आप किसी राजनीतिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के पुत्र हैं, तो आपके लिए ये दौड़ बहुत आसान हो जाए ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हो सकता है ये दौड़ और मुश्किल हो आपके लिए, ये दौड़ और मुश्किल हो आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ अभी मेरे पिता ने 24 जुलाई 2024 को अंतिम सांस ली, इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अपने परिवार को छोड़कर चले गए। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि एक पुत्र के रूप में मेरे लिए या एक कार्यकर्ता के रूप में मेरे लिए कोई बहुत आसान यात्रा रही है। बहुत मुश्किल समय रहा, बहुत मुश्किल दौर रहा एक पुत्र के रूप में। मेरी माँ भी हमारे साथ है, उनको संभालना, परिवार को संभालना एक कार्यकर्ता के रूप में, तो ये कठिन ही है दौर। किसी का राजनीतिक व्यक्ति का बेटा बनना, अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए राजनीतिक यात्रा आसान हो जाएगी, तो पहले भी मुझे संदेह था और अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कठिन हो जाता है। सरनेम का कोई महत्व तो नहीं रह गया है अब आज की राजनीति में। अब तो मेरिट के आधार पे ही लोगों का चुनाव होता है। सरनेम का महत्व तो पहले भी नहीं था, और अब तो आपकी कार्यकुशलता का, आपके व्यवहार का और आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, और इन सब के ऊपर आपका भाग्य। राजनीति को मैं हमेशा अवसर का विषय मानता हूं, और अवसर भाग्य में के आधार पर आधारित होता है। लेकिन प्रभात झा जी ने कई युवाओं को मौके दिए, कई लोगों को मौके दिए, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जो क्षमता उनके अंदर रही है, क्या आज के नेताओं में वो कम होती जा रही है? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। उस समय की राजनीति अलग थी, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, उस समय की व्यवस्थाएं अलग थी। आज की राजनीति अलग है। आज के जो भी हमारे नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, इनका आकलन बहुत अद्भुत है। किसको कब कहाँ से पिक करना है, किसको क्या काम देना है, कितना काम देना है, कैसा काम देना है, कहाँ पर काम देना है, इसका निर्णय किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। यहाँ पर एक संगठन काम करता है, एक व्यवस्था काम करती है। तो हर निर्णय बहुत सारे स्क्रूटनिंग से निकलता है, तो उस निर्णय पर संदेह करना या प्रश्न चिन्ह लगाना, ये आप लोग तो कर सकते हैं, पर कार्यकर्ता के रूप में मैं नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन प्रभात झा जी एक भारतीय जनता पार्टी जैसे एक बड़े कुनबे को बिलोंग करते हैं, बड़ी जिम्मेदारियों में रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उनसे उम्मीद भी रही है। अब वो नहीं है, ऐसे में अब आप अपना मेंटर किसको मानते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो आपके अभिभावक के तौर पे है? मेरी पार्टी माँ है, और माँ तो हमेशा मार्गदर्शक होती है। तो किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मुझे लगता है ये न्याय नहीं होगा। पार्टी ही मेंटर है, और हाँ, कुछ लोगों का विशेष प्रेम रहता है, कुछ लोगों का विशेष आशीर्वाद रहता है। मूलतः हम लोग बाल स्वयंसेवक रहे हैं, संघ से जुड़े हुए रहे हैं, संघ के सभी वरिष्ठों का सदैव आशीर्वाद रहता है। हमारे प्रांत प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक, ये सब हमारे गार्जियन होते हैं। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हमारे गार्जियन होते हैं, संगठन महामंत्री हमारे गार्जियन होते हैं। और समय समय पर जब कभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ सीखना है या कुछ पूछना है, या कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो मैं इन सब लोगों का मार्गदर्शन समय समय पर लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने बड़ी मुखरता से कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, ना हम प्रभात झा के पुत्र के रूप में, ना हम शिवराज सिंह चौहान, ना नरेंद्र सिंह तोमर। ये तो आपकी एक पहचान है, वो आपकी पहचान है, वो रहेगी, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पे काम किया। लेकिन नेता पुत्रों को किसी बड़ी जिम्मेदारी से अभी तक दूर रखा गया है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो गोपाल भार्गव की पुत्र की बात हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान के पुत्र की बात हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र की बात हो, या फिर प्रभात झा जी के पुत्र की देखिए, बात मुझे कर रहा हूं एक तो इस शब्दों पर बड़ी आपत्ति रहती है सदैव, नेता पुत्र पर, और मैं तो अब उठते तो हैं, बात तो हाँ होती हाँ, है। बिल्कुल सत्य है। वंशवाद के खिलाफ रही हाँ, हमेशा भारतीय जनता और पार्टी, मैं ऐसा। तो अब मतलब जिनका मैं पुत्र हूँ वे ही अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस
श्रृंखला से मैं बाहर हो गया हूँ। बहरहाल जो आपका मूल प्रश्न है कि देखिए, काम सबको मिलता है। हम लोग मैं 2011 में अपनी पढ़ाई ख़त्म करके लगभग 2014 से काम कर रहा हूँ पार्टी में। जहाँ पार्टी भेजती है चुनाव में, ग्वालियर में हम लोग काम करते ही हैं, सभी लोग काम करते हैं। आपने अभिषेक भार्गव जी का नाम लिया। अभिषेक भार्गव जी 2009 में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री थे। वो अपनी विधानसभा को जितनी सुंदरता से और अपनी विधानसभा को जितनी सक्रियता से संभालते हैं, मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में कोई और विधानसभा पर किसी भी व्यक्ति का पुत्र इतना सक्रिय होगा। सभी लोग कर रहे हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने काबिलियत के अनुरूप सब लोग काम कर रहे हैं। पार्टी क्या उपयोग करेगी, ये पार्टी का निर्णय है। इस पर टिप्पणी करना या इस पर अपनी राय रखना, ये दोनों मेरी सेहत के खिलाफ है और मेरे व्यवहार के खिलाफ है और मेरे संस्कार के खिलाफ है, तो उस पर बात मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी आप देखिए कि नितिन नवीन जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा भी संभव है? आपकी बातचीत हुई, बधाई दी, शुभकामनाएं दी? जी हाँ, मेरे उनसे ग्वालियर में कार्यक्रम में वे आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनने से 10 दिन पूर्व उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी और मेरा उनसे बहुत पुराना पारिवारिक संबंध है। मेरे पिता से बड़ा प्रेम था उनका और वे मेरे बड़े भाई हैं। 45 वर्ष के युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, की जिम्मेदारी दी है, तो ये हर उस व्यक्ति को, हर उस कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को स्वप्न देखने का अधिकार देता है, जिसको अपने काम पर विश्वास है, जिसको ये विश्वास है। इस निर्णय के बाद वो विश्वास और मजबूत होता है कि आपका कार्य का आकलन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर रहा है, और अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो निसंदेह पार्टी आपको मौका देगी। आने वाले समय में उम्मीद है? उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद तो रखना ही चाहिए। लेकिन तुसमुल जी, मुझे बताएंगे आप, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की आपने, बहुत सारे आपके पास रास्ते थे, व्यापार तो आप अभी भी कर ही रहे हैं, जीवन यापन के लिए ज़रूरी भी है। ऐसे में आपने राजनीति का ही रास्ता क्यों चुना? क्या आपको ये विरासत में मानते हैं या आपकी स्वयं की रुचि रही है? देखिए, मैंने एक बार एक इंटरव्यू में एक बात कही थी, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, ठीक है, कि नेता कभी बनता नहीं है, नेता जन्म लेता है। बातचीत करने की कला, लोगों से संपर्क साधने की कला, लोगों को अपना बनाने की कला, समूह में कार्य करने की कला और नेतृत्व करने की कला, यह जन्म से आती है। तो नेता तो पैदा होता है। तो यह मुझे, हाँ, जिस माहौल में मैंने देखा सब कुछ बचपन से रहा, तो हो सकता है आकर्षण बचपन से ही रहा हो, पर समय के साथ साथ आपके वो गुण विकसित होते जाते हैं। अगर मेरे अंदर ये गुण, या मुझे लगता है कि ये नहीं होते, तो शायद राजनीति के प्रति उतनी रुचि भी नहीं होती। बहुत सारे नेता ऐसे जिनके पुत्र नहीं है राजनीति में, उनका आकर्षण नहीं है राजनीति में। तो मेरा आकर्षण उस माहौल को देखने के कारण मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, बेहतर कर पाऊंगा, बेहतर करना चाहता हूँ। जब मौका मिलेगा तब से यात्रा की प्रारंभ और शुरुआत होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक आपको जो भी जिम्मेदारियां दी, आप उसको कितने नंबर देंगे कि आपने पूरी ईमानदारी, लगन, और आपको पार्टी ने कितने नंबर दिए वो काम? परीक्षा भी मैं ही दूं, उत्तर भी और कॉपी भी मैं ही चेक करूं, तो ये कैसे होगा? ये तो आपको नहीं, उन लोगों से रिपोर्ट कार्ड तो आता है। रिपोर्ट कार्ड अभी तक मुझे दिया नहीं है इन लोगों ने। रिपोर्ट कार्ड का ये आपको मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी से और मेरे संगठन महामंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर है, मैं डिस्ट्रिक्शन से पास हुआ हूँ कि और अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ। लेकिन आपने अपने पिताजी से लेके 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके पहले भी कई प्रदेश अध्यक्षों को देखा, आप पदाधिकारी भी रहे, तो आपने अभी तक का सबसे बेहतरीन, हालांकि बहुत मुश्किल है ये जवाब, लेकिन चूंकि आप युवा हैं, मुखर हैं और स्पष्ट बात कहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आप सही ढंग से दे पाएंगे। अब आपने मुझे मुखर कह दिया है, इसके बहुत सारे मायने होते हैं। मैं मुखर नहीं हूँ। नहीं, मुखर मैं का अपनी मतलब है बात कि को बहुत प्रखरता से रखता हूँ, जिम्मेदारी के साथ हाँ। अपनी बात। और अभी तक जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, वे काबिल थे इसलिए वे प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। वे अद्भुत थे संगठन कला में, इसलिए वे प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। और उन सब ने अपने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में पार्टी को कुछ बेहतर दिया है, इसलिए आज पिछले 2003 से यहाँ सरकार में है और आज 2026 में है। तो ये उन सभी अध्यक्ष के अध्यक्षीय कार्यकाल के अनुभव पर, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल की काबिलियत पर के कारण ही आज हम पिछले 2003 से लेकर यहाँ तक सरकार में है। तो किसी एक का नाम लेना मुझे लगता है न्यायोचित नहीं होगा। ग्वालियर में लंबी लिस्ट है नेताओं की, या नेता पुत्रों की कह लें, जो जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार भी बैठे हैं, जिम्मेदारी जो मिली उसको अच्छे से। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो आपसी सामंजस्य है, उसमें को किस नजरिए से उसको देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता, क्योंकि पहले तो विरोधी रहे हैं वो आपके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी राजनीतिक दल का जो मूल उद्देश्य होता है, वह मूल उद्देश्य यह होता है कि हर दिन कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती रहे और आपकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को अंगीकार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहे। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक बहुत बड़े राजनीतिक विरासत से आते हैं, वे बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने भाजपा के को स्वीकार नहीं किया,
उन्होंने भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा को स्वीकार किया। और जब आप एक विचारधारा को त्याग करके एक नई विचारधारा को स्वीकार करते हैं तो यही राजनीतिक पार्टी का मूल उद्देश्य होता है। और बीजेपी ने उन्हें समझाने में और बीजेपी को समझने में जितना बेहतर तरीके से आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कार्य किया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आज उन्हें 5-6 वर्ष हो गए इस पार्टी में काम करते हुए। वे हमारे नेता हैं, चंबल के वे दैदीप्यमान सूर्य के समान हैं। हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उनके पुत्र से भी आपकी मित्रता है, बातचीत होती है? नहीं, उनके पुत्र से मेरा संवाद कभी नहीं हुआ है, पर आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मेरा संवाद सदैव होता है। नेता पुत्रों में क्या ऐसी कैंपिंग कभी होती है कि सारे लोग एक साथ मिलके बात करें, या भारतीय जनता पार्टी उनको इस तरीके की जिम्मेदारी दे कि भैया इस बार सबको लग के और ये काम करना है, कोई विधानसभा जितानी है, कोई लोकसभा जितानी है, इस तरीके की कोई जिम्मेदारी, दूसरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी? देखिए, ये समुद्र है भारतीय जनता पार्टी, इसमें हम लोग एक लोटा जल है। हमारा उपयोग कहाँ करना है, कितना करना है, यह उन लोगों को तय करना है। एक वक्त पर एक परिवार से एक ही व्यक्ति को राजनीति करना चाहिए, यह मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन भी है और जितना मैं परिवारवाद को समझ पाया हूँ। पिताजी जब तक थे तब तक मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, पर्दे के पीछे काम कर रहा था, पर्दे के सामने भी काम कर रहा था, जो कहा जाता था। पिताजी जब इस चलत संसार को त्याग करके गए वैकुंठ धाम, तब मैंने पार्टी के सभी वरिष्ठों से आग्रह किया कि मुझे काम करना है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ। मौका आप, दायित्व आप देंगे, कार्य आप तय करेंगे, मुझे क्या करना है, ऐसा मैंने सभी वरिष्ठों से आग्रह किया पार्टी के। और मुझे ऐसा लगता है कि समय आने पर मेरा उपयोग कहाँ कैसा करना है ये वो तय करेंगे। मतलब पार्टी इस पर विचार कर सकती है कि अब आप लोगों को विधानसभा या लोकसभा की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पीढ़ी बदलती है तो लोगों की जिम्मेदारियां बदलती हैं, और अब ये जिम्मेदारी के लिए आप लोग तैयार ही खड़े हैं। तैयार तो हमेशा से खड़े हैं। अब पार्टी तय करे, पार्टी आदेश करे, उस दिन से बस घर त्याग करके काम में लग जाना है। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे काफी लंबे समय तक आपने शिवराज सिंह चौहान को भी देखा, संगठन में भी पिताजी भी आपके साथ में उन्होंने काम किया। फिर मैं कहूँगा कि जवाब देना मुश्किल है, लेकिन आप फिर से उसी तरीके से निकलेंगे इससे मुझे लग रहा है। मोहन यादव जी और उमा भारती जी और शिवराज सिंह चौहान में सबसे ज़्यादा मुखर किसको मानते हैं, स्पष्ट बात कहने वाला, दो टूक में सही बात कहने वाला? मुझे ऐसा लगता है आदरणीय मोहन यादव जी। मोहन यादव जी अपने, देखिए शिवराज जी तो अद्भुत है, शिवराज जी अपने आप में यूनिवर्सिटी है समझने के लिए। आदरणीय मोहन यादव जी प्रखर व्यक्ति हैं और अपने निर्णय को मुझे लगता है अधिक मुखरता से और अधिक प्रखरता से वे रखते हैं। अभी हम जिस बंगले पे बैठे हुए हैं, स्वर्गीय प्रभात झा जी का ये बंगला है, और मुझे याद है कि जब 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही तब भी कई नेताओं के बंगले लिए गए, लेकिन ये बंगला उनके पास रहा, और अब मुझे लग रहा है कि इसको भी खाली करने का आदेश हुआ है। आप ही की पार्टी का ये निर्णय होगा? सरकारी घर हो, सरकारी गाड़ी हो या सरकारी कोई भी व्यवस्था हो, ये आपको क्यों दी जाती है? जब सरकार कोई दायित्व आपको देती है। इस बंगले में रहने की पात्रता हमारे पिता को थी, हम तो उनके पुत्र थे इसलिए रह रहे थे। सांसद के कारण यह बंगला उनको अलॉट हुआ था। जब वे इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके बाद हम पिछले 1.5 वर्ष से इस बंगले में हैं, तो हम कृपा पात्र से हैं, सरकार की कृपा पर है। हमें इस बंगले में रहने की पात्रता नहीं है, तो इस बंगले पर सरकार ने हमें कहा कि आपको खाली करना है। हमने कहा बिल्कुल करना चाहिए, आदर्श स्थिति में तो यही होना चाहिए। हमारा पिताजी मेरे जिस दिन शांत हुए उसके 4 दिन में मैंने दिल्ली में जो हमारा सरकारी था उसको खाली कर दिया। अब चूंकि लंबे समय से इस बंगले में आज 22 वर्ष हो गए रहते हुए, तो भावनात्मक बहुत सारी यादें हैं, पिता से विरासत में भावनाएं, और ये पुस्तकें जो आप देख रहे हैं यही सब मिला है। तो बंगला मुझे लगता है इतना बड़ा विषय नहीं है। जब आप कृपा नहीं, लेकिन पार्टी अगर चाहे तो आपको, आप काबिल तो हैं ही, पार्टी आपको जिम्मेदारी भी दे सकती है। आपके प्रश्न बहुत सारे, आपके प्रश्न में आपका उत्तर है अगर और चाहे, तो जब प्रश्न में उत्तर छुपा है तो मैं उसका उत्तर क्या दूं? अच्छा तुष्मुल जी, और बताइए परिवार के साथ कैसे समय व्यतीत करते हैं, खाली समय पे क्या करते हैं, और राजनीति में कितना हाथ बटाती हैं आपकी अर्धांगिनी या छोटे भाई या माँ? देखिए, मेरा जीवन का जो सबसे बड़ा सौभाग्य है वो मेरा छोटा भाई है। मेरे उससे बढ़कर इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं। मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता हूँ। क्या बात है। आयतन उसका नाम है और वही हमारे घर का गार्जियन है। अच्छा। हाँ, मैं सिर्फ दिखने में और उम्र में बड़ा, नहीं सॉरी, मैं दिखने में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ उम्र में बड़ा हूँ, दिखने में भी वही बड़ा है, और वही सबसे सारे निर्णय उन्हीं सब कुछ निर्णय उन्हीं के हैं। और मेरी पत्नी प्रोफेसर है, PhD की हुई है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से, और अभी वे एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं। एक बेटा है मेरा, एक बेटी है। बेटे को आपको कुछ रिकॉर्ड? हाँ, मेरे बेटे का नाम अभिष्ट है, वो अभी 9 वर्ष का है। तो जब वो 2 साल का था तब उसने पूरे विश्व के सारे देशों के नाम, उनकी कंट्री और उनके फ्लैग याद कर लिए थे, तो उसे नेशनल
बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका वो आया था। और फिर उसने शिव तांडव पूरा याद कर लिया था, तो उसको भी बड़ा न्यूज़ चैनलों ने बड़ा अच्छा वो किया था। फिर उसने किसने ये सब सिखाया ये पूरा श्रेय परिवार के संस्कार और मेरे परिवार के माहौल को जाता है। मैं जब 7 वर्ष का था तब मैंने गीता के 18 अध्याय कंठस्थ कर लिए थे। तो पूरा श्रेय जो है वो मेरे माँ और पिता के संस्कार को जाता है। और अभिष्ट का जो पूरा है वो मेरे छोटे भाई को, अभिष्ट की माँ को, उसकी दादी को, उसकी चाची को, सबको जाता है। मुझे छोड़कर सबको श्रेय जाता है, क्योंकि मैं समय दे ही नहीं पाता हूँ। वर्तमान की राजनीति में क्या लगता है आपको कुछ बदलाव होना चाहिए? अगर एक वो बदलाव करने के लिए आपको वो अधिकार मिले तो आप वो कौन सा बदलाव चाहेंगे कि वर्तमान की राजनीति में होना मुझे देखिए, बदलाव तो बड़ा शब्द है, हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि पढ़े लिखे युवाओं को अधिक से अधिक आना चाहिए, एक। दूसरा, आज की युवा पीढ़ी को विद्या के महत्व को समझने का कार्य करना है। पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, पुस्तकें पढ़ना बंद कर दिया है। आप अगर किसी भी व्यक्ति से पूछ लेंगे कि जयशंकर प्रसाद की 2 पुस्तकों का नाम बता दीजिए, तो मुझे लगता है कि अगल बगल झांकने लगेंगे। और आप उनसे ये पूछ लेंगे कि शाहरुख खान की पहली और आखिरी मूवी का नाम बता दीजिए, या किसी भी सितारे की मूवी का नाम बता दीजिए, तो बता देंगे। यहाँ आकर मुझे थोड़ा कष्ट होता है कि उन्हें मुंशी प्रेमचंद पढ़ना चाहिए, उन्हें जयशंकर प्रसाद पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए छायावाद क्या है, उन्हें समझना चाहिए कि हिंदी के सारे कालों को पढ़ना चाहिए। यहाँ मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है, विद्या के महत्व को वो नहीं समझ पा रही है। बाहरी आकर्षण उन्हें ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, क्योंकि देखिए, युवा जब तक प्रकल्प नहीं होगा, युवा जब तक मजबूत नहीं होगा, अब विकसित भारत की परिकल्पना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मजबूत विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है। मध्य प्रदेश में जो विपक्ष है उसको आप कैसे देखते हैं? जीतू पटवारी हैं, उमंग सिंघार हैं, जयवर्धन सिंह हैं, ऐसे कुछ युवा विधायक हैं। मजबूत जिम्मेदार। विपक्ष लोकतंत्र के लिए उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक मजबूत सत्ता पक्ष है। तो मध्य प्रदेश में या देश में विपक्ष की क्या स्थिति है, इस पर टिप्पणी करना इसलिए ज़्यादा कार्यकारी नहीं है क्योंकि सारी स्थितियों से आप भी अवगत हैं। बिहार में उनकी क्या हालत हुई आपको पता है, दिल्ली में उनकी, विश्व की, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, दिल्ली में उनकी कितनी सीटें आई हैं? बिहार में दिल्ली में खाता नहीं खुला उनका, आपको पता है? बिहार में उनकी 2 या 3 सीटें आई है। तो उन्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप सत्ता या संगठन, 2 में से कहाँ काम करना पसंद करेंगे, तो आपकी पर्सनल जो रुचि है वो देखिए, विषय कौन सा होगा? मुझे सदैव संगठन आकर्षित किया है। मुझे सदैव संगठन आकर्षित किया है। मुझे मेहनत करना, प्रवास करना बहुत पसंद है। मुझे सत्ता का जो रास्ता है वो संगठन से होकर जाता है, और संगठन ही मुझे आकर्षित किया है बहुत ज़्यादा। मेरे पिता को मैंने देखा है काम करते हुए, मैंने प्रवास करते हुए देखा है कि वो 12-12 दिन रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, बैतूल, मंडला, बालाघाट, सिवनी 12 दिन बाद आ रहे हैं, सुबह ट्रेन से पहुँचे हैं, फिर फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, पार्लियामेंट अटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई और नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मेरे पिता थे, मैंने उन्हें देखा है। सभी व्यक्तियों ने। तो संगठन है, और भाजपा का संगठन तो अपने आप में अद्भुत है। भाजपा का संगठन आपको कार्यकर्ता बनाना, कार्यकर्ता की तरह रहना और कार्यकर्ता की तरह जीना सब सिखाता है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन आपके आज जो भी निर्णय आप लेते हैं उसमें आपके पिताजी का कोई मूल ध्येय, कोई मूल वाक्य जिसको आप हमेशा आधार बना के वो निर्णय पे जाते हैं या उस निर्णय को लेते हैं? शांत रहिए, कम बोलिए, आसपास होने वाली घटनाओं पर, हर घटना पर आपका टिप्पणी हो या आवश्यक नहीं है। यह 3 मूल मंत्र हैं मेरे पिता के। क्या देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का भविष्य? बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस कुनबे में जुड़ते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से भी आ रहे हैं, नए लोग हैं जो राजनीति में अपनी इच्छा रखते हैं वो भी आ रहे हैं। बिहार जैसे राज्य का 45 साल का युवा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है, कार्यकारी अध्यक्ष बन रहा है। इससे बेहतर स्थिति युवाओं की हो सकती है? आप मुझे बताइए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? नितिन भैया क्या अद्भुत है। मेरी उम्र 37 वर्ष हो जाएगी 10 दिन बाद, और मुझसे ठीक 8 या 9 वर्ष उम्र में बड़े व्यक्ति विश्व के सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता बन रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, संगठन के सबसे प्रमुख व्यक्ति बन रहे हैं। इससे अद्भुत क्या हो सकता है? गजब का स्वागत हुआ नितिन नवीन जी का, जिस तरीके से देखा होना ही हमने। चाहिए, होना ही मतलब चाहिए। अमित शाह जी भी खड़े हैं उस कतार में, जब अमित उनका शाह जी ने इंतजार कर रहे हैं, मैसेज दिया कि आप लोग, मीडिया जगत या इस देश की जनता कुछ भी समझे, भाजपा कैडर बेस है, व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए स्वयं अमित भाई खड़े रहे वहां पर। इससे बड़ा मैसेज की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं। कुशमुल जी, आपसे बातचीत करने के दौरान मुझे एक चीज जो समझ में आई, आप उस तरीके के नेता हैं जो एक उदारवादी, थोड़ा सा दबंग टाइप से, और ऐसी अपने बात रखने वाले कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने वाले इस टाइप के। कौन सा नेता है भारतीय जनता पार्टी को जिसको आप आदर्श मानते हैं तौर तरीकों में, उसके बॉडी लैंग्वेज में?
दबंग मत बोलिए। दबंग का मतलब मेरा बिल्कुल गुंडागर्दी से अरे नहीं है। नहीं। दबंग का मतलब होता है कि एक आदमी का, जैसे नरोत्तम जी की अगर मैं बात करूं, नरोत्तम जी का एक बॉडी लैंग्वेज है, एक उस अपना उनका तरीके वो है, का बिल्कुल ठीक बात। एक तरीका है बात करने प्रयास का। प्रयास का विषय था ये, हाँ, प्रयास का जी। विषय था। देखिए, मैं सबसे ज्यादा जिनसे प्रभावित हुआ, जिन्होंने मेरे पिता को सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिया, आदरणीय श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी। उनके संस्कार अद्भुत, संगठन जियो को जीने वाले व्यक्ति थे, वो कार्यकर्ताओं के लिए जीने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को गढ़ा है। तो अगर आपको भाजपा को समझना है तो आपको ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा। और अगर आपको राजनीतिक रूप से अगर आप पूछें तो परम श्रद्धेय मोदी जी से बड़ा तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ है, कि दबंग शब्द जिसका आपने प्रयोग किया, या हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने वाले व्यक्ति। और मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो मैं आपको बताता हूं, भारत के लोगों को सोचने पर मजबूर किया, भारत के लोगों को स्वप्न देखने का अधिकार दिया, कि जिन चीजों को आप सोच नहीं सकते थे उन चीजों को वो वास्तविकता में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये भारत के लोगों को जीने का अधिकार मोदी जी ने दिया है। इसलिए वास्तव में अगर हम जैसे युवाओं को अगर आकर्षित ही होना है राजनीति में, किसी को अपना गुरु बनाना है, तो आदरणीय परम श्रद्धेय मोदी जी से बड़ा तो मुझे लगता नहीं है कुछ है। कई आरोप भी लगे कांग्रेस पार्टी द्वारा, कई आरोप भी लगे आपको व्यापारिक क्षेत्र में लाभ पहुंचाने के लिए। अजय सिंह राहुल ने, मुझे याद आ रहा है, कहा था पेट्रोल की और ये सब को लेकर के। उन विवादों से मतलब दुख तो होता है, आहत तो आदमी होता ही है, लेकिन राजनीतिक में काम करने वाले व्यक्तियों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और अजय सिंह जी, मैं आपको बता दूं, आप कभी भी उनसे मिलेंगे, मुझे पुत्रवत स्नेह करते हैं, मेरे प्रति इतना अच्छा भाव रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और मैं भी समय समय पर पार्टी की और विचारधारा की मर्यादाओं को तोड़कर, चूंकि मेरे लिए संबंध सबसे ऊपर है, दल से ऊपर दिल के संबंध है, मैं सदैव उनके पास जाता हूं। उनके पास क्या, मैं जीतू जीतू भी ऐसे मेरा बहुत अच्छा है, सबके पास सबसे मिलता हूं। मान लीजिए कभी आपको ऐसे ही गाहे बगाहे ऑफर आ जाए कि भाई ऐसा है कि तुष्मुल जी आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देने के लिए तैयार है, राहुल गांधी जी ने अनुशंसा की है और ग्वालियर से आपको लड़ना है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, इस जन्म में तो ये संभव नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके संस्कार इस शरीर में इतने भरे हुए हैं कि इस जीवन में तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, भारतीय जनता पार्टी ही सत्य है और अंतिम सत्य है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना युवा अध्यक्ष जो है वो भी बनाया है, टेलर जी, श्याम टेलर। बड़ी चर्चा थी कि ये जिम्मेदारी तुष्मुल झा को भी मिल सकती है, ये जिम्मेदारी दीपू भार्गव को भी मिल सकती है, तमाम तरीके की बातें थी, लेकिन वो जिम्मेदारी अब श्याम टेलर जी को मिली है। तो क्या 2026 में किस तरीके से देखते हैं तुष्मुल झा, अपनी प्रासंगिकता क्या होगी पार्टी के भीतर? देखिए, जब किसी भी इस तरह के दायित्व पर निर्णय होते हैं तो तरह तरह के नाम आते हैं सामने, और निस्संदेह नाम आते हैं तो वो नाम उस लायक होंगे इसलिए आते हैं। बिल्कुल। किसी एक को कोई एक जिम्मेदारी मिल गई। श्याम टेलर जी जिला अध्यक्ष थे, उसके बाद उन्होंने विद्यार्थी परिषद में भी लंबा काम किया है, और निस्संदेह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी वे अच्छा काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी लोग हैं उन पर विचार नहीं हुआ होगा या उन्हें कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं दी हुई। आपके यहाँ भी कोई, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, पीछे कैमरामैन है, यहाँ बाकी लोग, सबके अपने अपने काम है। किसी एक का काम भी गड़बड़ हो गया तो हो सकता है कि आपकी और हमारी प्रासंगिकता खतरे में आ जाएगी, इंटरव्यू खतरे में आ जाएगा। उसी तरह दल है, हर व्यक्ति का अपना काम है। किसी एक को अभी कुछ मिल गया है, वो बहुत अच्छा करेंगे, बाकी लोगों को भी काम मिलेगा ही, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, हमारी भी अग्रिम शुभकामनाएं, जन्म दिवस की भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और साथ में आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये तुष्मुल झा जी थे, एक युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, कई अहम जिम्मेदारियां निभाई, पर्दे के पीछे पिताजी का भी हाथ बटाया, और एक युवा होने के नाते, युवा जो नेता है मध्य प्रदेश के, जिन्हें तथाकथित तौर पे कहा जाता है नेता पुत्र वंशवाद, लेकिन वो सब मित्र हैं और राजनीति की इतर भी बात करते हैं, लेकिन वो सारे लोग अपने आप में एक कार्यकर्ता के तौर पर पूर्ण हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसमें हर व्यक्ति के काम का आकलन होता है, उसके काम को देखा जाता है और उसकी क्षमता के हिसाब से उसकी जिम्मेदारियां तय की जाती है। तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में, जैसा कि तुष्मुल जी ने कहा, कि पढ़े लिखे लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और यह राष्ट्र सुरक्षित रहे, मजबूत विपक्ष की भी बात करते हैं। कुल मिला के वो तमाम बातें जो एक युवा नेता से होनी चाहिए, और उनकी बौद्धिक क्षमता का तो खैर आपने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान देख ही लिया होगा कि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कमाल की है। और हमारी शुभकामनाएं। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।